नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है बेटा? जब भी दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होंगे तो जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दो सरफेसेस के एटम्स के बीच की फोर्स है, दो सरफेस के एटम के बीच की फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर है। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। जब भी दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होंगे तभी कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, जो दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनके कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, एम से लिखेंगे। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट है। इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। एक टेबल पे जैसे मैंने एक ब्लॉक रखा तो बेटा ये कॉमन टेंजेंट है, जो दोनों पे कॉमन है टेंजेंट। अब अगर इधर लगाऊं तो mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर लगेगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन टेबल पे नीचे लगेगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। इस पूरे जहां जहां पे कांटेक्ट था वहां पर टेबल ने ऊपर फोर्स लगाई, तो इसने टेबल ब्लॉक ने टेबल पर नीचे फोर्स लगाई। तो बेटा अगर ये नॉर्मल एक्शन है तो ये नॉर्मल क्या है? रिएक्शन है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां पर अगर मैं देखूं, इस ब्लॉक की बात करूं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव थी, मैंने मान लिया इसका सेंटर सेंटर पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, mg नीचे है, ब्लॉक किस पे है? टेबल पे रेस्ट पे, टेबल पे रेस्ट पे है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg होगा। अब mg किसने लगाया? अर्थ ने लगाया अपने ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, और नॉर्मल किसने लगाया? टेबल ने लगाया। तो इसीलिए बोल रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन एंड mg विल नेवर मेक एक्शन रिएक्शन पेयर, कभी भी नहीं बनाएंगे, इवन दो ब्लॉक अर्थ पे भी पड़ा हो, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बिकॉज mg इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ बट n इज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस। इसीलिए बोल रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन और mg कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाएंगे, इवन दो नॉर्मल रिएक्शन एंड mg आर इक्वल एंड अपोजिट, स्टिल दे डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट छोड़ दे, इफ टू सरफेसेस लीव द कांटेक्ट विद ईच अदर, अगर आपस में दो सरफेसेस का कांटेक्ट छूट जाए तो इसका मतलब उनके बीच में अब कॉमन टेंजेंट नहीं रही। कॉमन टेंजेंट नहीं रही तो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं आएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये एक वी शेप का ग्रूव है, इसके बीच में मैंने एक स्फीयर रख दिया, स्फीयर पे सारी फोर्सेस बतानी है। एक तो सेंटर से पास करता हूं, mg बना दिया। दूसरा, ये ग्रूव और स्फीयर के बीच में ये कॉमन टेंजेंट है, इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर यहां पे एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम रखते हैं m1। इस वाली साइड के और स्फीयर के बीच में ये कॉमन टेंजेंट है, इधर एक नॉर्मल लगेगी, इसका नाम रख दिया n। ठीक है, समझ में आ गई? अब इस स्फीयर पे तीन फोर्स आ गई, इस स्फीयर पे बेटा तीन फोर्स आ गई, एक mg नीचे आ गया, एक n2 इधर आ गया, एक n1 इधर आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब n1 वाला एंगल, ये वाला एंगल 60 का होगा और ये वाला एंगल 30 का होगा। आप बना लोगे इक्वेशन, ब्रेक करके n1 n2 में रिलेशन वगैरह सब आ सकता है, यहां से हम निकाल सकते हैं, वो बाद में देखेंगे क्वेश्चन, अभी मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्शन बता रहा हूं। अब मेरे पास ऐसे ये दो स्फीयर मैंने ऐसे रख दिए, सब कुछ स्मूथ है। इस स्फीयर पे m1g नीचे, यहां पे एक कॉन्टैक्ट है, कॉमन टेंजेंट बनाई, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक फोर्स, एक कॉन्टैक्ट यहां पर है, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक फोर्स, एक कॉन्टैक्ट यहां पर है, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक फोर्स ऑन द सेम लाइन। m2g इधर, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक फोर्स, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक फोर्स। तो इस हिसाब से मैंने सारी नॉर्मल रिएक्शन बता दी। ये अभी कॉन्टैक्ट फोर्स का एक ही पार्ट हमने डिस्कस किया है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मैं ये कह रहा हूं फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी नेचर में, ये कॉमन टेंजेंट के अलोंग लगती है, बट नॉर्मल रिएक्शन कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगती थी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, which acts along the common tangent in such a way that it always tends to oppose the relative motion between the surfaces in contact। ये एक बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता,
फ्रिक्शन कौन सी मोशन का अपोज करता है बेटा? रिलेटिव मोशन का फ्रिक्शन अपोज करता है। फ्रिक्शन कौन सी मोशन का अपोज करता है बेटा? रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन मोशन को फेवर कर सकता है, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर सकता है, बट फ्रिक्शन अपोज कर सकता है मोशन का, बट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन कैन अपोज द मोशन, friction can support the motion, but friction always oppose the relative motion। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी पॉजिटिव, अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, और अगर फ्रिक्शन क्या पता स्टैटिक फ्रिक्शन हो, कोई पॉइंट वो चल ही ना रहा हो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 0। तो यहां पर अगर मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया m मास का, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि mg एक नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्स लगती है। इस पे एक F फोर्स मैंने अपनी साइड से एक्सटर्नल फोर्स लगाई, फिर भी ब्लॉक रेस्ट पे है। अब जैसे एग्जांपल के लिए डस्टर मैंने यहाँ पे रख दिया, अब मैंने यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाई पर डस्टर चल नहीं रहा, तो बेटा एक इस पे नॉर्मल लग रही है, एक mg लग रही है, इस फोर्स के अपोज में एक फोर्स लग रही होगी जो इसको चलने नहीं दे रही होगी, और ये सरफेस रफ है तो ये फ्रिक्शन लग रहा होगा इस ब्लॉक पे। इन शॉर्ट, अगर मैं m मास का FBD अलग से बना के दिखाऊं, इधर F है, इधर mg है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, और बेटा इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, तभी ये रेस्ट पे रह सकता है, अदरवाइज ये रेस्ट पे नहीं रह सकता। और अगर मैं अलग से टेबल का FBD बना के दिखाऊं आपको, इस टेबल की बात कर रहा हूं, तो टेबल पे एक क्या लग रही होगी? एक फोर्स नॉर्मल लग रही होगी नीचे, क्योंकि टेबल ने ब्लॉक पे लगाई है तो ब्लॉक टेबल पे लगाएगा। अगर इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे है तो इस पे फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? आगे होगा। ये ध्यान रखना, ये इसके लिए। अब अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, इसका नाम F रख दिया, तो यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल आती है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कभी भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी हो, कभी भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी हो, फ्रिक्शन रफ सरफेसेस के बीच में लगेगा, कभी भी आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी हो, आपको एक सरफेस पे खड़ा होना है, दूसरे सरफेस को ऑब्जर्व करना है। मतलब अगर मैं टेबल पे खड़ा होकर ब्लॉक को ऑब्जर्व करूं और मानो इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो ब्लॉक कहां जाएगा? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा और टेबल पे खड़ा हो तो ब्लॉक आगे जाएगा, तो इसका मतलब ब्लॉक की रिलेटिव मोशन आगे है, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा बेटा? पीछे लगेगा। अब अगर मैं ब्लॉक पे खड़ा होकर टेबल को ऑब्जर्व करूं, एज्यूम करूं कि इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्लॉक आगे जाएगा, तो ब्लॉक पे जो बंदा खड़ा है उसको लगेगा टेबल पीछे जा रही है, तो टेबल की रिलेटिव मोशन पीछे है, तो टेबल पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे लगेगा। फ्रिक्शन भाई एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो अगर एक ब्लॉक पे आगे लग रहा है तो दूसरे पे पीछे लगेगा। ठीक है, जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में है उसी जगह पे लगेगा। यहीं से ये पॉइंट मैंने बनाया, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन यू हैव टू स्टैंड ऑन द वन सरफेस एंड ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अदर सरफेस assuming there is no friction between the surface. The direction of friction on second surface is opposite to the direction of motion of that surface। ठीक है, जो आपने इस फर्स्ट सरफेस से ऑब्जर्व किया उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बता रहा हूं। अभी बता ही चुका हूं कि फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट लगती है और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट लगती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर एक सरफेस कांटेक्ट में जो है, इफ वन ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट इज स्मूथ, इफ वन ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट इज स्मूथ, अगर कोई एक सरफेस कांटेक्ट में स्मूथ है, देन फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस इज जीरो, तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगी। फ्रिक्शन फोर्स के लिए दोनों सरफेसेस को रफ होना जरूरी है। अब अगली सिचुएशन देखते हैं। ये मेरे पास एक स्मूथ एक टेबल है, स्मूथ टेबल है मेरे पास, यहाँ पर एक, इस टेबल पे एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये तीन दोनों ब्लॉक के बीच का रफ है, यहाँ पे F फोर्स लगाई है एंड बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, एक साथ चल रहे हैं। अब आप एक बात सोचो, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा आगे? कोई फोर्स तो लगा नहीं रखी, फिर भी एक साथ चल रहा है, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को आगे फ्रिक्शन चलाएगा, तो फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक की मोशन को फेवर कर रहा है, नीचे वाले ब्लॉक की मोशन को अपोज कर रहा है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। यहां तो देखो स्मूथ है एक सरफेस, तो इनके बीच में तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ जीरो फ्रिक्शन होगा। मैं सिर्फ फ्रिक्शन को फोकस कर रहा हूं, mg नॉर्मल नहीं सिखा रहा हूं अभी। अब मैंने क्या किया, एक बंदे को नीचे वाले सरफेस पे खड़ा किया, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर वाले सरफेस पे खड़ा किया, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे होगा, तो एक बंदे को यहाँ पे खड़ा किया मैंने, यहाँ खड़ा कर दिया। अब मान लिया इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो जैसे इस पे फोर्स लग रही है, ये वाला ब्लॉक आगे चला जाएगा, ये यही रहेगा।
मतलब जो बंदा इस एम पे खड़ा है उसको ये लगेगा ये वाला ब्लॉक पीछे आ रहा है, क्योंकि ये वाला आगे चला गया, ये यहीं रहा, तो उस बंदे के लिए ये ब्लॉक पीछे चला गया। तो इसका मतलब कैपिटल एम वाले बंदे पे, कैपिटल एम के सरफेस पे जो बंदा खड़ा है उसको लगेगा स्मॉल एम की मोशन पीछे है, रिलेटिव मोशन पीछे है। अगर स्मॉल एम की रिलेटिव मोशन पीछे है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा? आगे लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, तो इसलिए इस पे फ्रिक्शन आगे लग गया। ऑन द सेम लाइन अगर मैं एक ऑब्जर्वर को स्मॉल एम के ऊपर खड़ा कर दूं, यहां पर खड़ा कर दूं, और वो नीचे वाले ब्लॉक की मोशन को ऑब्जर्व करे, अज्यूमिंग इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा? नीचे वाला तो खाली आगे आगे जा रहा होगा, तो ऊपर वाले को लगेगा नीचे वाला आगे जा रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन नीचे नहीं लग रहा क्योंकि नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। कैसे लग रहा है? कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? हाँ भाई, समझ में आ रहा मैं कैसे कह रहा हूं? तो ये ध्यान रखना है, फ्रिक्शन कैन अपोज द मोशन, फ्रिक्शन कैन सपोर्ट द मोशन, बट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तीन टाइप का फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस से लिखते हैं। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन द सरफेसेस आर रिलेटिवली एट रेस्ट। जब दो सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव में रेस्ट पे हों तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है फ्रिक्शन फोर्स, उस फोर्स को हम कौन सी फोर्स बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन नेचर। एग्जाम्पल के लिए इसकी जैसे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये अपने आप फोर्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है, मैंने इस पे 2 न्यूटन की फोर्स लगाई तो भी ये रेस्ट पे है, तो बेटा इस 2 न्यूटन को कोई ना कोई फोर्स अपोज कर रही होगी, वो फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन अगर कई स्टूडेंट बोलते हैं फ्रिक्शन 2 से ज्यादा है, अगर फ्रिक्शन 2 से ज्यादा होता तो ये इस साइड चल पड़ना चाहिए था, बट ये इस साइड चल नहीं रहा। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? इसीलिए मैं ये मान के चलूंगा कि फ्रिक्शन भी 2 है तभी ये रेस्ट पे रह सकता है, अदरवाइज ये रेस्ट पे नहीं रहेगा। अब मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स बढ़ाकर 2 की जगह 5 न्यूटन कर दी, स्टिल द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। तो इसका मतलब अब फ्रिक्शन कितना हो गया बेटा? 5 न्यूटन का हो गया। तो इसका मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी हुई, यहाँ पे फ्रिक्शन 2 का है, यहाँ पे फ्रिक्शन 5 का है, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच एक्ट्स व्हेन द सरफेसेस आर जस्ट टेंड्स टू मूव ओवर ईच अदर। ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो तब लगती है जब सरफेसेस आर जस्ट टेंड्स टू मूव ओवर ईच अदर, जब इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट होती है, तब जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। Limiting frictional force between two surfaces is directly proportional to the normal reaction between the surfaces in contact. Limiting friction direct relation होता है normal reaction के जैसे, direct relation का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगेगा mu s will be the coefficient of static friction and this mu s will be equal to F by n. Even though coefficient of static friction is defined as the frictional force per unit normal reaction, still it is independent of both frictional force and normal reaction. मतलब अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन डबल कर दूं तो म्यू एस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल डबल करने पे एफएल भी डबल हो जाएगा। मतलब म्यू एस ना तो एफएल पे डिपेंड कर रहा है ना एन पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के इंडिपेंडेंट होता है, इवन तो इसकी डेफिनेशन वहीं से आती है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब कॉपर के बीच में अलग होगा, कॉपर स्टील के बीच में अलग होगा, कॉपर एल्यूमिनियम के बीच में अलग होगा, स्टील के बीच में अलग होगा। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे एंड स्टेट ऑफ देयर पॉलिश। अगर हम सरफेसेस को पॉलिश कर दें तो उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, बट एक्स्ट्रा पॉलिश कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग से कम होगा। लिमिटिंग की वैल्यू हमें पता है म्यू एस इनटू एन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू एस एन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगी। नेक्स्ट फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic friction is the frictional force which acts along the common tangent to both the surfaces in contact when the surfaces are in relative motion with respect to each other. Static friction तब था जब surfaces are at relatively rest. Limiting friction तब था जब surfaces are just tends to move. Kinetic friction तब है जब when the surfaces are in relative motion with respect to each other. On the same line जैसा हमने limiting friction में पढ़ा था, kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. जैसे हम डायरेक्टिव फ्रिक्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा म्यू के, एंड म्यू के इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के विल बी इक्वल टू एफ के बाय एन। बिल्कुल सेम लाइन पे डेफिनेशन, इवन दो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन, स्टिल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन।
Coefficient of kinetic friction depend on the temperature, state of polish, nature of surfaces in contact. Kinetic friction is independent of the velocity. Velocity पे डिपेंड नहीं करता, चाहे एक व्हीकल फास्ट चल रहा हो चाहे एक व्हीकल स्लो चल रहा हो, मैटर नहीं करता. रिलेटिव मोशन फास्ट हो स्लो हो, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ म्यू के और एम पे ही डिपेंड करता है. Kinetic friction is generally smaller than the limiting friction. That's why we have to apply more force to start the motion. क्योंकि limiting friction ज़्यादा है, तो limiting friction को overcome करना पड़ता है motion को start करने के लिए, as compared to the continue the motion of the object. अब बात आती है, हमने तीन टाइप का फ्रिक्शन पढ़ लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. अब हमें टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करनी है. कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट थे, एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन. अब अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, नॉर्मल इधर लगती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स इनका रिजल्टेंट होगी, रिजल्टेंट इनके बीच में से आएगा. तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स. सो कॉन्टैक्ट फोर्स इज अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज. इफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन देन फ्रिक्शनल फोर्स इज 0. If contact force is not along the normal reaction, then frictional force is not 0. क्योंकि अगर contact force normal reaction के along होगी तो friction force 0 हो जाएगी. And if contact force is not along the normal reaction, then frictional force is not 0. Frictional force, normal reaction and contact force, ये तीन जो contact force के दो पार्ट हैं, ये दोनों सरफेस के कॉन्टैक्ट की वजह से, सरफेस के एटम एटम के इंटरेक्शन की वजह से, दैट्स व्हाई दीज फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. अगला क्वेश्चन है, मेरे पास एक 10 kg का ब्लॉक एक टेबल पे पड़ा है, रफ टेबल है, रफ ब्लॉक है, रफ सरफेस है ब्लॉक का. म्यू 0.5 है, म्यू के 0.4 है, इस पे 20 न्यूटन की मैंने फोर्स लगा दी. मुझे बताना एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ये दो चीजें मुझे निकालनी है. क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना चाहिए. लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू एस एन, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेना चाहिए, वो होगा म्यू. बेटा यहाँ जो फोर्स लगेगी वो 100 न्यूटन की होगी और इधर होगा नॉर्मल रिएक्शन. अब ये ब्लॉक चलेगा तो इधर ही चल सकता है, इधर चलेगा, एक दूसरी साइड ऊपर नीचे तो चल ही नहीं सकता. तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई बेटा 100. अब अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूं 0.5 into 100, दिस इज 50 न्यूटन. काइनेटिक फ्रिक्शन निकालूं 0.4 into 100, दिस इज 40. अब ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम एक बार मोशन स्टार्ट करने के लिए 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए, बट यहाँ लग रही है 20 न्यूटन. इसका मतलब ब्लॉक चल नहीं रहा होगा. इसका मतलब डेफिनेटली ब्लॉक विल बी एट रेस्ट बिकॉज अप्लाइड फोर्स आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है. इसीलिए फ्रिक्शन होगा जो वो स्टैटिक होगा. कितना होगा, जितनी फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन होगा. 20 न्यूटन का फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा, और ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे की साइड होगा. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन बचेगा वो स्टैटिक होगा और 20 न्यूटन का होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, फिर चेक करना है ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा. अगर फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ब्लॉक नहीं चल रहा तो एक्सेलरेशन 0 है. ब्लॉक किस पे होगा बेटा, रेस्ट पे होगा. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक टेबल है, स्मूथ टेबल. इस पे मैंने दो ब्लॉक रख दिए M1 M2 और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है. हमें नॉर्मल रिएक्शन बतानी है बिटवीन फर्स्ट ब्लॉक एंड टेबल, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है बिटवीन फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक. तो मैं क्या करता हूँ, पहले एफबीडी ऑफ M2 बनाता हूँ. ये M2 देखो बेटा किस किस के साथ कॉन्टैक्ट में है. M2 का कॉन्टैक्ट सिर्फ इसके साथ, M1 के साथ. तो M2 पे M1 एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर, इसने एक नॉर्मल ऊपर लगा दी, इसका नाम N12 रख दिया. 12 का मतलब है 1 और 2 के बीच की नॉर्मल है. और M2 पे ग्रेविटी की वजह से M2 जी नीचे लगेगा, बट M2 है रेस्ट पे, तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस. तो N12 इज इक्वल टू N2 जी. तो ये रिजल्ट आ गया. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2. अब अगर मैं आ जाऊं सेकंड ब्लॉक पे, नीचे वाले ब्लॉक पे, फर्स्ट ब्लॉक पे M1 पे, M1 का एक कॉन्टैक्ट इसके साथ है, एक कॉन्टैक्ट इसके साथ है, तो इस पे दो नॉर्मल लगेगी. एक नीचे टेबल ने जो नॉर्मल लगाई वो ऊपर लगाई N1T, और सेकंड ब्लॉक ने जो नॉर्मल लगाई वो नीचे लगाई, दैट इज N1T, और इसका वेट नीचे लग गया. ये भी रेस्ट पे, तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो बेटा ये वाली फोर्स इसके इक्वल आ गई, इक्वेट कर दिया. सिंपली N12 की वैल्यू यहाँ से पुट की, सिंप्लीफाई किया, ये आपका रिजल्ट आ गया. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द फर्स्ट ब्लॉक एंड द टेबल. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट देखूं, शॉर्टकट कैसे है, अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक निकालना,
नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक निकालनी है तो उन दोनों ब्लॉक के बीच में एक लाइन लगा दो। आपने यहाँ एक लाइन लगा ली। इससे ऊपर कितने ब्लॉक हैं? एक ही ब्लॉक है M2, तो M2G विल बी योर आंसर। उस ब्लॉक का वेट आपका आंसर। अब मैं कहूँ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वन एंड टेबल निकालनी है। वन और टेबल के बीच में आप लाइन लगा लो। इस लाइन से ऊपर कितने ब्लॉक हैं? दो ब्लॉक है M1 प्लस M2, तो बेटा इन दोनों का वेट आपका आंसर होगा। ये तब है जब सारा सिस्टम रेस्ट पे हो और आपको ऐसे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी हो तो आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल पर मेरे पास ये तीन ब्लॉक पड़े हैं A B C, 10 kg, 6 kg, 4 kg। आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है अलग अलग। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं नॉर्मल निकालता हूँ बिटवीन ए एंड टेबल। ए और टेबल के बीच में, ए और टेबल के बीच में एक लाइन लगाऊंगा। इससे ऊपर टोटल कितने हैं? 10, 6, 16, 4, 20, तो बेटा 20 इंटू जी की वैल्यू 10, दिस इज 200 न्यूटन विल बी अवर आंसर। बताया अभी शॉर्टकट डायरेक्ट। अब अगर मुझे नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी निकालनी है, ए और बी के बीच में लाइन लगाऊंगा। ए और बी के बीच में लाइन लगा दी। इससे ऊपर दो ब्लॉक हैं, कौन कौन से? 6 और 4, तो बेटा 6 प्लस 4 इंटू जी, दिस इज 100 न्यूटन विल बी योर आंसर। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी निकालूं, बी और सी के बीच की नॉर्मल निकालनी हो, यहाँ एक लाइन लगाऊंगा। अगर यहाँ लाइन लगाऊंगा तो ऊपर बेटा 40, बी और सी के बीच में लाइन लगाऊंगा तो ऊपर ये 40, ये एक ही वेट बचा 4 kg का, तो 4 इंटू 10, दिस इज 40 न्यूटन विल बी योर आंसर। तो दिस इज द वे टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, कि अलग अलग ब्लॉक्स के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालनी है। डायरेक्ट शॉर्टकट से आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 identical coins, each having mass m, are placed on the table one over the other. If the counting starts on the first coin on the table, then find force on 6 point due to 7th coin, force on 6 point due to all the coins above it, force on 6 point due to 5th coin, force on first point due to table, force on first point due to second coin. देखते हैं कैसे करना है। ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। अब हम इस पे एक कॉइन लगाते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, 9, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सारे आइडेंटिकल कॉइन है, सबका मास m है। काउंटिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। पहला फोर्स ऑन 6th पॉइंट ड्यू टू 7th पॉइंट, मतलब अब मुझे लाइन लगानी है 6th और 7th के बीच में शो कर। ऊपर कितने ब्लॉक है? 4 कॉइन है, तो आंसर कितना आ गया बेटा? आंसर इज 4 mg, ठीक है। ऊपर लगेगा, नीचे किस पे फोर्स निकालनी है? 6th पे, बाकी 4 हम नीचे लगाएंगे फोर्स, इसका मतलब 6th पे, तो 4 mg डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? अब अगले में आ जाते हैं, फोर्स ऑन 6th पॉइंट ड्यू टू ऑल द कॉइन्स अबव इट। 6th के ऊपर, इससे ऊपर वाले सारे, मतलब वही 6th और 7th के बीच में लाइन लगानी है। सेम आंसर हो गया, दिस इज 4 mg, और कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऑन 6th पॉइंट ड्यू टू 5th पॉइंट, 6th पॉइंट पे फोर्स निकालनी है 5th की वजह से। अब लाइन 5th और 6th के बीच में लगेगी। इससे ऊपर कितने हैं? 5 हैं, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 5 mg। अब नीचे वाला ब्लॉक लगा रहा है तो फोर्स ऊपर। फोर्स ऑन फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू टेबल, फर्स्ट पॉइंट पे फोर्स निकालनी है टेबल की वजह से, तो अब आप इन दोनों के बीच में लाइन लगाओगे। कितने ब्लॉक हैं ऊपर? 10, तो आंसर आ गया 10 mg, और टेबल ने लगानी है फर्स्ट पे तो ऊपर लगाएंगे। हाँ बेटा क्लियर है? फोर्स ऑन फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू सेकंड पॉइंट, अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में लाइन लगेगी। इससे ऊपर 9 पॉइंट है, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 9 mg। फर्स्ट पॉइंट पर कहाँ फोर्स लगेगी बेटा? नीचे की साइड फोर्स लगेगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप शॉर्टकट से इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो।